स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में हम अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय अर्थात कि हमारी पाठ्य पुस्तक के 16वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका कि नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। इस पाठ के अंतर्गत पिछली कक्षाओं में हमने गरीबी पर विस्तार से अध्ययन किया। गरीबी के आंकड़े, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, भारत में गरीबी का माप, इसके कारण और निवारण के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के बाद आज हम एक अन्य समस्या बेरोजगारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम बात करें बेरोजगारी की, तो कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार होगा, कौन व्यक्ति होगा जो बेरोजगार कहलाएगा? तो साधारण सी भाषा में आप और हम सभी समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम हो और कार्य करने का इच्छुक हो। दो कंडीशंस हैं, कार्य करने में सक्षम व इच्छुक। ठीक है ना? कार्य करने में सक्षम व्यक्ति हो और कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति हो, फिर उसको रोजगार न मिले तब वह बेरोजगार कहलाता है। ठीक है ना? तो साधारण सी बात होगी, बेरोजगारी क्या है? कार्य करने में सक्षम और इच्छुक व्यक्ति को रोजगार का ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है ना? तो अब इसको किताबी भाषा में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की परिभाषा है एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, बेरोजगार कहलाता है। तो अब देखिए, उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर, इस बात को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो किसी कार्य को 5 व्यक्ति मिलकर जितना करते हैं उतने ही समय में यदि उस कार्य में 7 व्यक्तियों को लगा दिया जाए तो या तो कार्य जल्दी खत्म हो जाना चाहिए या फिर कार्य अधिक मात्रा में होना चाहिए। जब दोनों ही स्थितियां नहीं होती है तब हम ये कहेंगे कि जो व्यक्ति काम में लगा है एक्स्ट्रा, वह उत्पादकीय क्रिया में अपना कोई पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है या अपना कोई भाग नहीं दे रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार ही कहेंगे। अब यहाँ पर बात करें, किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उसका रोजगाररत रहना देश के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? कि रोजगार में रहने पर व्यक्ति एक तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और साथ ही अपने कार्य करने पर उसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उसे जो कौशल प्राप्त होता है, वह उसके कुशलता में अधिक वृद्धि करता है और वह एक ज़्यादा कौशल युक्त नागरिक बनता है। इसके विपरीत यदि बड़ी जनसंख्या का भाग बेरोजगार रहेगा तो हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बेरोजगार व्यक्ति जो होते हैं ये अनैतिक क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं और समाज और राष्ट्र के लिए अहितकारी सिद्ध
होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रोजगार में रहने पर वही जनसंख्या हमारे देश के लिए लाभकारी सिद्ध होती है और बेरोजगार रहने पर अलाभकारी भी हो जाती है। अब बात की जाए कि किसी भी देश के अंदर जो श्रम शक्ति होती है, यहाँ पर श्रम शक्ति की बात करें तो श्रम शक्ति मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जनसंख्या का वह भाग, यहाँ पर श्रम शक्ति की बात हो रही है, जनसंख्या का वह भाग जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं में श्रम की आपूर्ति करता है। अब यहाँ पर देखिए कि इस श्रम शक्ति में श्रम की आपूर्ति करने वाला कुल भाग लिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें रोजगारशुदा भी लोग होंगे और बेरोजगार भी होंगे, यानी कि साधारण भाषा में कहा जाए तो श्रम शक्ति में रोजगारशुदा और बेरोजगार दोनों व्यक्ति क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। अब मैं आपको एक साधारण से उदाहरण से बता देती हूँ। रोजगारशुदा जो व्यक्ति हैं ये कार्यशील जनसंख्या कहलाएंगे। इसे हम कार्यशील जनसंख्या या कार्यशक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी के व्यक्ति जो हैं ये बेरोजगार होते हैं। अब श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में लगा हुआ है वह कार्यशक्ति कहलाता है। प्रश्न आए श्रम शक्ति तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में चालू आर्थिक क्रियाओं में जो वर्ग श्रम की आपूर्ति करता है वह श्रम शक्ति कहलाता है। साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी एक शहर में 1000 व्यक्ति युवा हैं जो कार्य करने में सक्षम हैं, ठीक है ना। अब उन 1000 व्यक्तियों में से 700 व्यक्तियों को रोजगार मिल गया, तो जो बाकी के 300 व्यक्ति हैं ये हमारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि श्रम शक्ति कितनी है अमुक गांव की, तो हम कहेंगे 1000 व्यक्ति। और यहाँ पर यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि अमुक गांव में कार्य शक्ति कितनी है, तो जो कार्य में लगे हुए व्यक्ति हैं वे कितने हैं, 700, तो 700 व्यक्ति होंगे। एक चीज़ और आती है इसी के साथ, वह है बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर की हम बात करें तो बेरोजगारी दर में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात निकाला जाता है। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से।
जो अनुपात होता है वह बेरोजगारी दर कहलाती है। क्लियर रहेगा? श्रम शक्ति, उत्पादन क्रिया में श्रम की आपूर्ति करने वाला कुल वर्ग। कार्य शक्ति, श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में लगा हुआ है। बेरोजगार व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। फिर आती है बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात निकालना कहलाएगा। ठीक है ना? अब भारत जैसे बड़े देश में भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसका नाम पिछले पाठ में भी आया था, जिसे कि NSSO भी कहते हैं। ये संगठन है जो कि गरीबी और बेरोजगारी दोनों के आंकड़े प्रस्तुत करता है। अब बात की जाए कि वर्तमान में NSSO ने बेरोजगारी के संदर्भ में क्या आंकड़े दे रखे हैं, तो 2011-12 की हम बात करें, यहाँ पर 68वीं गणना की गई थी और इस गणना के दौरान जो बेरोजगारी के आंकड़े आए या बेरोजगारी की जो दर आई, इस दर की हम बात करते हैं तो 2.3% रही थी। ठीक है ना? ध्यान में रखेंगे इस बात को। NSSO गरीबी के भी आंकड़े जारी करता है और बेरोजगारी के भी आंकड़े जारी करता है। तो यह तो एक साधारण बात हो गई कि बेरोजगारी जो कि एक बड़ी समस्या है भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इसमें बेरोजगारी सबसे पहले हम किसे कहेंगे? समझने के लिए छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि कार्य करने का इच्छुक और सक्षम व्यक्ति जिसे कि रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगार रहता है। किताबी भाषा के अंतर्गत हमने ध्यान किया कि उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर, यानी कि उत्पादन में लगा हुआ दिखाई तो दे रहा है लेकिन वह लाभांश में भी अपना भाग दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये क्लियर करना है। लाभ में अगर उसका भाग मिल रहा है तब वह रोजगार युक्त होगा, अगर नहीं दे रहा है तो वह क्या कहलाएगा? बेरोजगार ही कहलाएगा। फिर बात आई श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी दर की। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी। आगे चर्चा करते हैं कि अब बेरोजगारी को जानने के बाद बेरोजगारी के प्रकारों पर चर्चा की जाए। भाई, बेरोजगार व्यक्ति के लिए एक सामान्य सी परिभाषा हमने निकाल ली कि रोजगार का इच्छुक व्यक्ति जो कि कार्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता है, बेरोजगार कहलाता है। लेकिन बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है और इस आधार पर बेरोजगारी के कुछ प्रकार हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारे पाठ्यक्रम में भी जोड़े गए हैं। उन प्रकारों पर हम एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बेरोजगारी के प्रकारों में जो प्रथम प्रकार आता है वह है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे व्यवसाय जो कि मौसम पर निर्भर होते हैं, उन व्यवसायों में लगे लोग जब मौसम व्यवसाय के अनुकूल होगा तब कार्यरत रहेंगे और जब मौसम अनुकूल नहीं होगा उस अवधि में वे लोग क्या हो जाएंगे? कार्यविहीन हो जाएंगे, या साफ शब्दों में कहें तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब इस प्रकार की जो बेरोजगारी है यह कृषि, देखिए कृषि का नाम इसमें इसलिए आता है क्योंकि कृषि भारत में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग, जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है और कृषि संपूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। बहुत कम ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई के अन्य साधनों का उपयोग भी होता है, लेकिन मौसम पर आधारित होने के कारण कृषि कार्यों में लगे लोगों के साथ इस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक देखने को मिलती है। कृषि और कृषि से संबंधित उद्योग, ठीक है ना।
तो ये लोग जब मानसून होगा तब सभी व्यक्ति परिवार के व्यस्त रहेंगे, और जैसे ही मानसून का काल खत्म होता है तो एक लंबे काल के लिए ये सभी लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो यह है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब एक क्षेत्र में किसी चीज़ की मांग घटती है तो दूसरे क्षेत्र में वस्तु की मांग बढ़ती है। जैसे कि गर्मियों के सीज़न में गुड़ का उपभोग कम होता है तो गुड़ की मांग कम हो गई, उसकी जगह अन्य मीठे पदार्थों की मांग जो है वो बढ़ेगी, जैसे कि चीनी। तो चीनी का उपयोग गर्मियों के सीज़न में अधिक होता है। तो जब गुड़ की मांग कम हुई तो चीनी की मांग बढ़ गई, और सर्दियों के सीज़न में गुड़ अधिक उपयोग में लिया जाता है तो गुड़ की मांग बढ़ गई और चीनी की मांग थोड़ी कम हो गई। हम ये कह सकते हैं कि जब एक क्षेत्र में या एक वस्तु की मांग बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी आती है। ये दोनों परस्पर निर्भर रहते हैं और इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था की संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या आता है, परिवर्तन आता है, और यह एक क्षेत्र के लोगों को बेरोजगार करती है तो दूसरे क्षेत्र में रोजगार पैदा भी कर देती है। फिर तीसरी हम बात करें तो तकनीकी बेरोजगारी आती है। तकनीकी बेरोजगारी देखिए टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। जैसे कि हमारे यहाँ पहले हाथ से खाता बही का काम किया जाता था, और तकनीकों की प्रगति के कारण, विकास के गति पकड़ने के कारण जब कंप्यूटर आया तब यह सारा कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किया जाने लगा। और इस प्रकार जो नवीन मशीन आई उसके उपयोग ने एक प्रकार से तकनीकों को न जानने वाले वर्ग के लिए बेरोजगारी पैदा कर दी। ठीक है ना। तो नवीन मशीनों के उपयोग से उत्पन्न बेरोजगारी। साधारण सी बात है, सभी समझ गए होंगे कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है तो उसे जानने वाले व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है और जो नहीं जानता है उसको बेरोजगारी झेलनी पड़ती है। फिर आती है देखो घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी से तात्पर्य है कि जब कोई एक व्यक्ति एक व्यवसाय में लगा हुआ होता है, उसे छोड़कर जब वह दूसरे व्यवसाय को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इस बीच जो मध्य में अवधि आती है वह उसका संघर्ष का काल रहता है, और यह जो बीच का काल था यह उसकी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाएगा। अब यहाँ पर व्यवसाय बदलना ही नहीं ज़रूरी है, कई बार कई व्यवसायों में हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी हो जाती है, ये भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। हड़ताल या
तालाबंदी भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें किस में आएंगी? घर्षणात्मक बेरोजगारी में आएंगी। आगे बात की जाए तो बेरोजगारी का एक अन्य प्रकार है चक्रीय बेरोजगारी। अब देखिए, चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत व्यवसायों में उतार चढ़ाव, तेजी या मंदी, है ना, तेजी या मंदी की स्थिति से कई बार कई सेवाओं का सृजन भी होता है और कई सेवाएं समाप्त भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए कई बार त्योहारों के सीज़न में काम करने वाले व्यक्तियों की मांग चारों तरफ बढ़ जाती है, तो यह तेजी का समय था और इस समय सभी को रोज़गार प्राप्त हो जाता है, इच्छुक व्यक्तियों को। और जैसे ही वह काल खत्म होता है तो फिर मंदी का दौर आ जाता है। तो इस प्रकार की जो उतार चढ़ाव के कारण बेरोज़गारी आती है, जो कि एक चक्र के रूप में चलती रहती है, हमेशा तेज़ी नहीं रह सकती, हमेशा मंदी भी नहीं रहती है, तो ये जो प्रकार है यह चक्रीय बेरोज़गारी कहलाता है। ठीक है ना, कितना समय है अभी कमाने का, कमा लो। तो वही बात है कि भाई जब तेज़ी आती है तब कमाई का समय होता है और जब मंदी आती है तब सभी के लिए आर्थिक भार को कम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसे में कई सेवाओं को समाप्त किया जाता है। आगे हम बात करें तो बेरोज़गारी का एक और भी प्रकार है और वह है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी। इसका जिक्र पाठ के शुरुआत में भी हुआ था कि उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर लगा हुआ व्यक्ति, यानी कि जो लाभ नहीं दे रहा है वह छिपा हुआ बेरोजगार कहलाता है। ठीक है ना, कि काम में लगा हुआ तो दिखाई देता है लेकिन उत्पादकीय क्रिया में अपना योग नहीं दे रहा है। छिपा हुआ या प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएगा। तो आज हमने बेरोजगारी पर प्रारंभिक चर्चा करते हुए बेरोजगारी के प्रकारों को भली प्रकार समझना देखा और इसके समझने में यदि कहीं कोई आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप अपनी कंसल्टेशन क्लास में इस विषय पर पुनः चर्चा कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस विषय को पढ़ें। इतने पाठ को पढ़ने के बाद इसके नोट्स तैयार करें और छोटे प्रश्नों का अभ्यास करते रहें, क्योंकि ये जो पाठ है इनमें से 1-2 नंबर के छोटे प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक रहती है और जहाँ छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं। तो हमें बारीकी से हर एक बात को प्रॉपरली समझ करके उसको सही से आंसर याद करने के लिए तैयार रहना है।